अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो तीन अहम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त जो बलूचिस्तान का मामला, कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गवादर गए हैं, उन्होंने जो वहाँ पर ख़िताब किया और ख़ास तौर पर जो हाईलाइट थी उसकी, जहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया, किस तरह से उनकी हुकूमत बलूचिस्तान पर तवज्जो देना चाहती है, बलूचिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहती है, इस तमाम तर चीज़ों का तज़किरा किया। लेकिन काफ़ी सिग्निफिकेंट और अहम बात ये थी कि उन्होंने कहा कि नाराज़ बलोचों से बातचीत करने का सोच रहे हैं। ये इंदिया उन्होंने दिया। आज मज़ीद क्लैरिफिकेशन इस पर आई जब फवाद चौधरी साहब ने वाज़े किया कि वो बलोच जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं उनके साथ यकीनन बातचीत नहीं की जाएगी, लेकिन जो कौम परस्त हैं या किसी न किसी वजह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं या जो बलोच नाराज़ हैं उनको बातचीत के ज़रिए यकीनन कन्विंस किया जाएगा और मामलात की बेहतरी की कोशिश की जाएगी। एक बड़ी और पॉजिटिव मूव है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियाँ रही हैं या वहाँ पर बलोची कौम परस्त बसते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसे में अगर ये गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है और अब कहीं पर अगर कोई थोड़ा सा मसला है पाकिस्तान को पेश आ रहा तो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान अगर पुरअमन कर लेती है और बलोची अवाम खुश हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और बड़ी अचीवमेंट होगी इस गवर्नमेंट के लिए। गो कि अब तक ये गवर्नमेंट डायलॉग करने पर यकीन नहीं रखती, ये तो पार्लियामान के अंदर डायलॉग करने पर यकीन नहीं रखते, ये अपोजिशन जमातों के साथ डायलॉग करने पर यकीन नहीं रखते, या आज तक उनको इंगेज नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपने बलोच कौम परस्तों के साथ डायलॉग करना है और उनको कौमी धारे में शामिल करना है और कन्विंस कर लेना है। तो ये देखना होगा, इट्स गोइंग टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये किस तरह कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ एक ऑनगोइंग मसला जो रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात आ रहे हैं और जैसे जैसे नेटो का इनखलाफ वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जारी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं और पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें जिनमें अफ़गान महाजरीन एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। और ये अब काफ़ी हद तक ऐसे ही लग रहा है जैसे कि बड़ी तादाद में महाजरीन ने शायद पाकिस्तान का रुख करना है। तो जो ईरानी मॉडल है उसको अपनाने की पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है। बड़ी तादाद में जब महाजरीन ने नकल मकानी ईरान की थी अफ़गानिस्तान से, तो उन्हें महदूद किया गया था बॉर्डर के अराउंड, जो विलेजेस थे, गांव थे, कस्बे थे, वहाँ तक उन्हें शहरों में आने नहीं दिया गया। तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो अफ़गान महाजरीन हैं वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रैवल किया, वो कराची तक भी गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ कारोबार भी पाकिस्तान में शुरू किए और उसी तरह से रहते रहे, और अब वो शायद वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो अफ़गान महाजरीन का। थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा हम इस पर करें और आखिर में हम मरियम साहिबा का जो बयान है कि हम क्यों कोई डील करेंगे, हम पागल नहीं कि हमने इतनी जिद्दोजहद की है। तो डील वाले सवाल पर यकीनन वो गुस्से में आ गई थी और अब उनका ये मानना है कि उनके पास कश्मीर इलेक्शन की ज़िम्मेदारी है। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आप PDM के जलसे में नहीं गई, तो उन्होंने कहा वहाँ शहबाज शरीफ साहब गए। लेकिन क्या जिद्दोजहद थी, अब सीज़ फायर क्यों है, वाकई कोई डील है या नहीं है, और ये जिद्दोजहद कहाँ तक जारी रहेगी और इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, इस पर भी मैं चाहूँगा हम कुछ बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मुबश्शिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं आप, महज ये बयान है, इसके पीछे कोई होमवर्क है, कोई तैयारी है, या ये सिर्फ एक बात कह दी कि हम बात करने का सोच रहे हैं? ये बड़ा अपहिल टास्क है, ये आसान काम नहीं होगा, और किस हद तक आप पोटेंशियल समझते हैं कि ये करने में ये गवर्नमेंट कामयाब हो सकती है? क्योंकि अगर कर लेते हैं तो फिर तो ये बड़ा माइलस्टोन होगा, लेकिन किस हद तक किया जा सकता है? दैट्स अ क्वेश्चन सर। बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली मैं, ये बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मोस्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जितनी भी गुफ्तगू करते हैं वो गुफ्तगू की हद तक ही रहता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ज़रूरत है कि हम बलूचिस्तान के जो कौमपरस्त लोग फेडरल गवर्नमेंट से या ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं उनको टेबल पे लाया जाए और उनको मुस्बत एक पॉजिटिव जो है अमल शुरू किया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इसके बरखिलाफ ही चल रही हैं। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। बयान देना बड़ा आसान है, वो देते रहते हैं अमूमन। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान के हालात की, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अरसे से, कई दहाइयों से ये ऑन एंड ऑफ हमारा मसला चला आ रहा है। वहाँ पे बहुत से जो कौम परस्त हैं उनकी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं, और जो गवर्नमेंट माशाल्लाह वहाँ पे बनती है, और जो उस करप्शन का जो लेवल बलूचिस्तान में है, जितने डेवलपमेंट फंड
बलूचिस्तान को आज तक मिले, अगर आप उनको टोटल कर लीजिए तो मैं समझता हूँ उसको तो दुबई बन जाना चाहिए था। लेकिन वो सारे फंड जो हैं वो किधर जाते हैं, और उनकी वही डिमांड्स हैं जो 70 साल पहले थी, और उसी तरह जो भी गवर्नमेंट आती है वो फंड भी दे रही है, तरक्याती काम भी किए हमारे रियासत के इदारे, और फौज ने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया। लेकिन वो सूरत हाल जूं की तूं है, उनके जो भी हमारे साथ ग्रीवेंसेस हैं वो कम नहीं हो रहे। तो इसके लिए खाली प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना कि जी हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर की बात करते हैं। हाँ जी। तो 3 साल गुजर, मिनिस्टर भी हैं और उनको चाहिए था कि इसके ऊपर एक जामिया, खाली आप फौज के ऊपर ये सारे मामला नहीं छोड़ सकते। पॉलिटिकल लीड और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, और इस वक्त जमहूरी गवर्नमेंट है, तो उसको चाहिए वो खुद भी इनिशिएटिव ले और थोड़ा सा हाथ बटाए। और ये जो टेररिज्म और जो वहाँ पे जो जिस तरीके से फोर्सेस पे हमले होना, और जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे ये जो शिया बरादरी है उस पर हमले होना, तो मैं ये समझता हूँ ये बड़े मतलब बहुत ही गंभीर मसला है, जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को घूमते वक्त को बजाय इसके कि बयानबाजी हो, उस पर अमली काम करने की जरूरत है, और लोगों को वो फर्क नजर आए कि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं तो आपने कोई डायलॉग शुरू किए, उसका कोई मुस्बत रिजल्ट निकला है, बजाय इसके के बयान दे देना, स्पीच कहिए और कलाए। स्पीच इन्होंने उस दिन कौमी असम्बली में बढ़ी, लेकिन वो कॉल ऑफ फेल का तजाद है, उससे उसका प्रैक्टिकली कोई तल्लक नहीं है इनकी बातों का। ये शायद बात सिर्फ गले से करते, दिल से नहीं करते। राइट ही सेट। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है, इस पर कोई होमवर्क बजाय नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अचानक से ये बात आई। इसके लिए ज़ाहिर अगर एक तैयारी हो रही होती, कोई डायलॉग हो रहा होता, कोई प्लानिंग होती, तो बहुत पहले ये बात आ जाती। सिर्फ आप बलूचिस्तान में खड़े थे तो ये बात कहती। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फिल वक्त एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तारिक पीरजादा साहब, एक काम गो के कह दी, हमें इंटेंशन पर नहीं शक करना चाहिए। आप समझते हैं कि ये पोटेंशियल है, मैं पोटेंशियल पर बात कर रहा हूँ, मैं इंटेंशन पर बात नहीं कर रहा, पोटेंशियल है कि ये डायलॉग में इंगेज करके मामला सॉर्ट आउट कर सकें? सर देखिए, बात ये है कि इमरान खान के पास एतमाद का रिश्ता तो इमरान खान के पास है, और एतमाद की क़ुव्वत भी है। और ये कि इमरान खान का जो माजी है वो तालिबान के मुतालिक जो नुक्ता नज़र था मुज़ाकरात का अफ़गान तालिबान के मुतालिक, वो भी उसको भी काफ़ी पजीराई हासिल रही है माजी में भी और आजकल भी। और ख़ुद दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए उसके नतीजे में भी इमरान खान की शख्सियत सामने तो आई है, और बहुत से लोग एतराज़ तो करेंगे, लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म जब आप किसी मुल्क के होते हैं और मामला तो कोरोना और लाखों दूसरे मसाइल से निमट रहे होते हैं, तो हर मसले का एक वक्त होता है, और यही वक्त है कि जब बहुत बड़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो बंदरगाह तैयार हो रही है, सड़कें तैयार हो रही हैं, तो अगर ये मसला भी दरमियान में हल हो जाए तो और इसके लिए अगर वज़ीर आज़म आज वक्त का इंतखाब करते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि फवाद ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस पर काम हो रहा है, तो यकीनन लेकिन एक मशवरा मेरी तरफ से ज़रूर है हुकूमत को, वो सिर्फ उन लोगों से ही बात ना करें जो सिर्फ नाराज़ हैं, बल्कि उनसे भी बात करने की कोशिश करें जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं या भारत के साथ मिलके यहाँ पर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। क्योंकि तहरीकें जब चलती हैं तो उसमें हर तरह के लोग होते हैं और आप सबसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो वाज़ेह कर दिया गवर्नमेंट ने, फवाद चौधरी साहब ने, कि जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं उनके साथ तो कोई बातचीत नहीं होगी। उनके साथ भी क्या बातचीत होनी चाहिए? मैं उससे इख्तलाफ करते हुए कह रहा हूं कि आपको सबसे बात करनी है, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किस ग्रोह का, किस ग्रुप का, किस जत्थे का जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है और कब किस वक्त किन हालात के तहत उनका जहन तब्दील हो जाए।
तो लिहाजा आप सबको पेशकश करते हैं, फिर उससे ये वाजे हो जाता है कि कौन दिलचस्पी रखता है और कौन दहशतगर्दी जारी रखना चाहेगा। तो इसमें आप एकदम एक फासला ना दोनों में पैदा करें और दोनों को पेशकश करें। मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर बात है और इससे बलूचिस्तान के अवाम को भी एक अच्छा पैगाम जाएगा कि हुकूमत वाक़अतन संजीदा है और तमाम ग्रोहों से बात करने में दिलचस्पी का मतलब ये है कि हुकूमत बिलाखिर एक हल की तरफ जाना चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को पाबंद करना कि वो सिर्फ ऐसे ग्रोहों से बात करें जो सिर्फ नाराज हैं और ऐसे ग्रोहों से बात ना करें जो अमलन दहशतगर्दी में भारत या किसी और कुव्वत के सहारे पर यहाँ पर मुलव्वस हैं, वो गलत है। आपका पॉइंट पीरजादा साहब आ गया और आपकी राय बिल्कुल अपनी जगह पर। मैं ज़रा बुखारी साहब की जानिब भी यही बात लेकर जाऊंगा। बुखारी साहब, इज़ इट पॉसिबल कि जो दहशतगर्दी करता रहा है भारत के साथ मिलकर, यहाँ पर जानी और माली नुकसान करता रहा है, उससे आज हम बात करने लगे और उसको सजा दिए बगैर छोड़ दें? ये प्रैक्टिकली किस हद तक डूएबल है सर? देखिए, अगर हम माजी में जाएं तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स नज़र आते हैं। आपको याद होगा सवात में सूफ़ी मोहम्मद, उनके साथ हमने नेगोशिएट किया। फिर हम सवात में तहरीक तालिबान के साथ भी हमने एक पीस डील की, ट्रूस किया, पीस डील साइन की जो वायलेट हो गई। उससे पहले भी आप चले जाएं तो आपको कमांडर नेक मोहम्मद याद होंगे वज़ीरिस्तान में, उनके साथ भी हमने पीस डील की थी। वो सारे दहशतगर्दी ही कर रहे थे। तो पीरजादा साहब की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, पिछले दिनों एक सल्यूशन भी पेश किया गया कि वो लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं उनको पीसफुल करके मुआशरे में कारआमद शहरी बनाया जाए। लेकिन जो बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर आप ये काम नहीं कर सकते। खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसे मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि वो लिप सर्विस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि खान साहब का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 3 सालों में नेगोशिएशंस के हवाले से, जब वो अहम मुल्की मामलात के ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सके, उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे नहीं ला सके, तो इन ग्रुप्स को वो क्या लाएंगे? चलिए, अपोजिशन को आप छोड़ दीजिए, उनके अपने इत्तेहादी थे अख्तर मैंगल साहब, जिनके साथ उन्होंने कुछ वादे किए थे। और क्या हुआ? अख्तर मैंगल साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चिल्लाते रहे मुसलसल के भाई मेरे साथ वादे किए थे, ये वादों को पूरा कीजिए। और एंड क्या हुआ कि वो चले गए और उनको जो अश्योरेंसेस दी गई थी इमरान खान साहब के कुछ अफराद की तरफ से, वो भी पूरी नहीं हुई। बलूचिस्तान का मामला ये है, देखिए, जहाँ पे इनजस्टिस होगा, जहाँ पे अदम मुसावात होगा, जहाँ पे पॉवर्टी होगी, जहाँ पे एहसास महरूमी होगा, वहाँ पे दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी का फलना फूलना एक नेचुरल फिनोमेना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप फर्स्ट स्टेप तो लीजिए, वहाँ पे कम से कम जस्टिस को डिस्पेंस करने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे मसावात कायम करने की कोशिश कीजिए। हालात ये हैं कि सेनेटर उस्मान काकड़ साहब जो हैं, उनको जाम कमाल साहब कोई सर्विस नहीं दे सके और वहाँ से एयरलिफ्ट करके आपको सिंध हुकूमत को कराची लेके जाना पड़ता है। तो इससे क्या आपका ख्याल है एहसास महरूमी नहीं फैलता वहाँ के उन लोगों में जो कम अज़ कम उस्मान खान काकड़ के सपोर्टर्स थे? तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के बस की बात ही नहीं, क्योंकि जो अपना घर इन ऑर्डर नहीं बंदा कर सकता, कम अज़ कम जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ की पार्टीज़ को जो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं ला सकता, वो बलूचिस्तान के महरूम तबकों को क्या लाएंगे जिनकी डिमांड्स शायद उनके लिए काफ़ी बेटर होंगी। राइटली सेड बुखारी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। ये यकीनन सवाल हैं, इंटेंशन पर भी सवाल हैं, पोटेंशियल पर भी सवाल हैं, लेकिन लेट्स होप कि अगर बात की है खान साहब फॉर अ चेंज इस बात पे, इफ स्टिक्स और वो कुछ यहाँ पर अगर प्रोग्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, एक बड़ा माइलस्टोन होगा उनके लिए। एक ब्रेक की जानिब यहाँ पर पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर अफगानिस्तान के मामले पर बात करते हैं, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, इस वक्त जैसे जैसे इनखला का अमल जारी है, सवालात हैं और पाकिस्तान की जो तशवीश है या जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वो बड़ी हद तक जायज़ भी हैं, क्योंकि हमने माजी में भी बहुत कुछ भुगता है। अब भी वहाँ पर जिस तरह से दावे अफ़गान तालिबान के आ रहे हैं, और एक ये भी मामला है कि नकल मकानी शायद बड़ी तादाद में होगी, पाकिस्तान की तरफ होगी। पाकिस्तान ईरानी मॉडल अपनाएगा, पाकिस्तान ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अब इस दफ़ा सरहद ना खोलने की बात है, फेंसिंग का काम हमने सरहद पर बड़ी हद तक कर लिया है। तो इज़ इट पॉसिबल कि इस सारे मामले को रोका जा सके? एंड कीपिंग इन व्यू कि अभी तो मोहिद यूसुफ साहब ने ओवर द वीकेंड बयान दिया था कि अब तो जो महाजरीन आए उनको भेजने की बात हो रही है वापस, और आप बात कर रहे हैं मज़ीद महाजरीन की। कैसे सर मुमकिन हो पाएगा? मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं होगा उनको रोकना। इंटरनेशनल कुछ कंडीशंस हैं जिसको पाकिस्तान भी फॉलो करेगा। देखना सिर्फ ये है कि आपने माजी से कुछ सबक सीखा, आया उनको आपने ईरानी मॉडल देख लीजिए या कोई और मॉडल हो कि उनको एक हद तक जो है वो कैंपों में रखा जा सके, क्योंकि माजी में जिस तरीके पूरे पाकिस्तान में फैले, उन्होंने बिजनेसेस किए, उन्होंने हमारे कल्चर को ही बदल के रख दिया। ये क्लैशनकोफ, ड्रग्स, ये ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ें उन्होंने कैप्चर की, और पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स ऑलमोस्ट, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। और ये है कि अगर कोई नकल मकानी करके आता है तो नेचुरली इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं कि आपने रिफ्यूजी को रास्ता देना है या उनको महफूज पनाहगाह देनी है, लेकिन उसकी कंडीशंस जो हैं वो आपने खुद तय करनी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। तो मैं समझता हूँ कि माजी की गलती को ना दोहराया जाए, और नेचुरली ईरान के ये जब रिफ्यूजीज जाएंगे तो नेचुरली ईरान भी बॉर्डर है, वहाँ भी बहुत लोग गए। पाकिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमने उनको लेवरेज दिया। जैसे आपने कहा कि वो कराची तक गए, और कराची में इस वक्त भी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता जैसे हमने दहशतगर्दी का सामना किया और उसमें बहुत से अफगान क्रॉस द बॉर्डर लोग भी आए, अफगानी थे। जैसे APS पेशावर में हमला हुआ तो उसमें क्लियर कट था कि वो अफगानी लोग मुलविस थे। और यहाँ पाकिस्तान से बाहर अगर कोई ऐसा काम होता है तो हमें तो पता ही नहीं चलता ये अफगानी था, ब्लेम गेम सारी आ जाती है पाकिस्तानियों पे। तो इनको एक ही जगह, दूसरी जगह पे रोकना और लाएअमल। और दूसरी बात ये इशू ऐसा है जैसे कि हमारे आर्मी और इंटेलिजेंस अदारों ने ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट के अंदर, उसका बेसिक मकसद यही था जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए कि आप पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइए, और जो भी ऐसा इशू है जैसे अफगानिस्तान का है उसके ऊपर पार्लियामेंट एज ए होल वो अपना एक ओपिनियन और जो है वो एक डिसीजन करे कि हमने अफगानिस्तान के इशू को किस तरीके से हैंडल करना है, ना कि आप सारी चीज फौज पे छोड़ दें और खान साहब यहाँ पे दंगल मचाए रखें और अपोजिशन जो है वो अपना एक राग अलाप रही हो। तो पूरी कौम को मिल बैठकर इनको असम्बलियों में इसीलिए भेजा जाता है कि आप इस किस्म के इश्यूज के ऊपर एक कंसेंसस पैदा करें, और वो कंसेंसस आप फौज के हवाले और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दीजिए कि ये लाएअमल होगा, बजाय इसके कि ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना हम कंसेंसस बिल्ड कर सके। और आई डोंट नो, ये इशू जो है आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तारिक पिजाज साहब, ये तो सिर्फ आए, कल्चर बदला, यहाँ पर कारोबार किया, ये तो सारी बातें बेग साहब ने भी तफसील से बता दी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इनको शनाख्ती कार्ड भी बनवा के दिए, ये खबर काफ़ी टाइम पहले ब्रेक की थी मैंने, और इनको अपना वोटर भी बना लिया। तो ये हर तरह से नुकसान है। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं और इन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं अफगानिस्तान के मुतालिक एक ख़ास नुक्ता नज़र रखता हूँ जो इस मुल्क के बेशतर लोगों से मुख्तलिफ है और दानिशवरों से भी, और वो ये है कि मैंने कभी अपनी सोच में ये नुक्ता शामिल होने नहीं दिया कि गोया के अफगान कोई एक अलहदा लोग हैं और हमसे जुदा उनकी कोई तशख़्ख़ुस है। मैं तारीख़ के हवाले से भी देखता हूँ, पिछले 40 साल की पेशरफ्त के हवाले से भी देखता हूँ, और दोनों तरफ लोगों की जो रिश्तेदारियाँ हैं उनके हवाले से भी देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अफगान जो हैं, हम दो मुल्क ज़रूर हैं लेकिन एक कौम है।
इसमें फारसी ज़ुबान हमारी तारीख का सदियों तक हिस्सा रही है। ये तो अंग्रेज़ ने आके हमारा सकाफत को बदल दिया था। तो मुख्तसर बात करते हुए कहता हूँ कि आप अफगानों का जिक्र इतनी नफरत के साथ या इतनी अजनबियत के साथ न करें। अब वो अगर 40 साल से यहाँ हैं तो मैं उन पाकिस्तानियों का हवाला देना चाहता हूँ। मैं भी 20 साल यूनाइटेड स्टेट्स में रहा हूँ और मैंने जब पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में उसे क्या कहते हैं कानूनी हैसियत दी गई तो तकरीबन सिम्पसन मिज़ोली बिल के जरिए रेगन के ज़माने में, तो उस वक्त तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों को कानूनी रिहाइश की इजाज़त दी गई थी और उनमें लाखों पाकिस्तानी थे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो मुल्क के अंदर इकदाम उठाते हैं तारीख और मजहब को छोड़कर इंसानियत के हवाले से भी ऐसा सोचना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, और ये तारीख का तकाजा है, हमारी जो मौजूदा जोग्राफिया है, बुरा ना मनाइएगा कि तमाम महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली का लिखा हुआ और बनाया हुआ जोग्राफिया है। आप इससे और शेर शाह सूरी, तो जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए। बहुत खुदगर्जी से बात करना अच्छी बात नहीं होती। मैं एक आम बात कर रहा हूं, किसी की जानिब इशारा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अब मौजूदा सूरत हाल में चाहे बाढ़ के इस तरफ या बाढ़ के उस तरफ कैंप बनाएं और उनमें जितनी सहूलियात दे सकें आने वाले किसी अफगानों को जरूर दे सकें। लेकिन इससे पहले जो कि मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी पेशरफ्त जरूर होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से और गैर एलानिया तौर पर कि वो तालिबान से दरख्वास्त करें, और मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के उनके साथ, कि कोशिश करें कि उनकी जो तहरीक है जिसके नतीजे में वो इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं उसके नतीजे में ज़मीनी जो इनखला का अमल है अफगानों का अफगानिस्तान से, वो बड़ी पैमाने पर ना होने पाए। जिसका मकसद ये होता है कि आप अगर जंग कर रहे हैं हुकूमत वक्त के साथ तो कोशिश करें कि जमीन पर रहने वाले लोग आपकी इंतकाम का या आपकी कार्रवाई का। बिल्कुल सही पीरजादा साहब, ये बिल्कुल एक आपने सही कहा कि आप एक मुख्तलिफ राय रखते हैं और ये यकीनन बड़ी हद तक मुख्तलिफ है जिस तरह से आपने कहा। अदरवाइज लोग इसको बहुत और तरीके से सोचते हैं, शायद मेरी राय भी मुख्तलिफ हो। मैं मुबशिर बुखारी साहब से जान लेता हूँ कि आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं पीरजादा साहब की राय से। क्या वाकई इसी तरह समझना चाहिए कि हम एक ही कौम है, कोई मसले मसाइल नहीं है? क्या लिया जा सकता है इसको इस तरह? यकीनन एक अपनी राय रखता हूं जिसका इजहार मैं बाद में करता हूं, लेकिन पहले हम एक ज़रा कौमी राय पे डिस्कस कर लें। हमारे निसाब में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे पीरजादा साहब ने फरमाया, हमारे हीरो सारे जो हैं अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट हुए। महमूद गजनवी से शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, फिर हमारे सूफिया कराम भी, जैसे लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के हवाले से बात की जाती है, तो ये सारे अफ़गानिस्तान से आए थे। और फिर हम जो है वो आज भी नसीम हिजाजी साहब का, मैं बुत शिकन हूँ, बुत फरोश नहीं, बड़े शौक़ से पढ़ाते हैं तालब इल्मों को। लेकिन जब बात आती है वैसे अफ़गान महाजरीन की, तो हमारे अंदर कोई यकीनन कहीं ना कहीं तासुब की लहर उठाती है। मसला वही है कि आपने जब एक पॉलिसी बनाई और जब हम उधर प्रॉक्सी लड़ रहे थे, तो ये यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का आना, उनका सेटल होना सारा आपकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। तो जब आपने प्लान कर लिया और उसके बाद उसका जो भी फॉल आउट हुआ, जो भी आउटकम हुआ, उस पर किसी को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहरा रहे हैं? मैं अपनी रिपोर्टिंग के दौरान पंजाब के ऐसे इलाकों में गया हूँ जहाँ पे मैंने पूरी अफ़गान बस्तियाँ देखी हैं और उन सब के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स हैं, उनके पास नेशनैलिटी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है चेक एंड बैलेंस की कमज़ोरी नज़र आती है, वरना बात बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पे दूसरी, हमने कुछ महाजर कैंप भी बनाए, जैसे कोयटा में बनाया और बहुत सारी जगहों पे बनाए, वहाँ से भी लोग निकल जाया करते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? चेक एंड बैलेंस पे। ये बात ठीक है, वहाँ पे महाजरीन, और मैं इस बात का मतलब कहीं भी रेफ्यूजीज़ को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो किसी भी मुल्क का ये फ़र्ज़ होता है कि इंसानी बुनियादों पे उन्हें अकोमोडेट करे, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। तो हम पूरी दुनिया से कट के तो नहीं रह सकते। अभी मसला ये कि ये चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को एट लास्ट उन्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप माजी वाली गलतियां दोहराएंगे या एक नई स्ट्रेटजी के सामने आएंगे? इस पे एक मेरा ख्याल है कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए
और बाकायदा तरीके से पार्लियामेंट में होनी चाहिए, कौम का कंसेंसस लेना चाहिए, ताकि कल कलां को मेरे जैसा बंदा बैठ के इन फैसलों पे क्रिटिसिज्म ना कर रहा हो, ये पता हो कि ऐसे फैसलों में पूरी कौम शरीक थी, क्योंकि इससे पहले जो फैसले हुए वो फ़र्द वाहिद की तरफ से हुए थे, तो उनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे पास वक्त इंतहाई महदूद है, मैं सिर्फ एक कमेंट लेना चाहूँगा डील और नो डील पे। सिंपली मोहसिन बेग साहब, जो मरियम साहिबा ने आज फरमाया कि हम पागल हैं, हमने इतनी जिद्दोजहद की अगर हमने डील करनी थी, तो अब पागल हैं या डील हो गई है? दोनों में से एक तो बात। देखिए, मैं चाह रहा था कि मैं उस अफगानिस्तान पे जवाब दूं, लेकिन आपने क्वेश्चन दूसरा कर दिया। बेसिकली देखें, अभी जो भी शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स हैं और जिस तरीके से मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, तो नेचुरली बैक डोर पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और साइंस ऑफ डील, मैं इतना ही जवाब लूंगा सर। ये कोई आसार बता रहे हैं कि कोई डील है सर? देखिए, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। तारिक पिजाज साहब, डील और नो डील क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तानी सियासतदान जब किसी चीज से इनकार करते हैं तो उसमें इकरार का एक बड़ा पहलू हमेशा मौजूद होता है। तो अगर ये मरियम साहिबा जो आज फरमा रही थी, मैं सुन रहा था, मेरा ख्याल है उनकी गुफ्तगू में जान नहीं है, और इनके जो चाचा जान है और उनके वालिद साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, दोनों ने शायद महसूस कर लिया है कि अब तसादुम ज्यादा मुफीद इनके लिए नहीं हो सकता। मुबशिर भाई जी, मैं तो सिर्फ एक शेर ही बोल सकता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ना हम समझे ना आ पाए कहीं से, पसीना पोंछिए अपनी जबीं से। मेरा ख्याल है ये शेर ही काफ़ी है कि क्या मामला चल रहे हैं। वाह सर, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद, इंतहाई मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।